दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जेम्स हेडली चेज के मशहूर नॉवल द पॉ इन द बॉटल का तीसरा भाग। इसके पहले के 2 भाग आप हमारे चैनल पर अभी तक सुन चुके हैं। अगर आपने ये 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर खाली हाथ की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें आप सुनने वाले हैं द पॉ इन द बॉटल के हिंदी वर्जन खाली हाथ का तीसरा भाग। अध्याय 15। ह्यू बेंटन ने हैट और दस्ताने जूली को दिए और उसे ध्यान से देखा। मिस्टर और मिसेस वीजली यहीं है ना? उसने पूछा। जी हाँ, जूली ने कहा। वो अंदर आया और उसने बिखरे बिखरे से कमरे का जायजा लिया। उसे देखते ही ब्लेंच चहकी। हेलो ह्यू, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे फिर गुस्सा आने लगा था। बेंटन बोला। ये जानकर दुख हुआ। हेलो हॉवर्ड, कैसे हो? तुम्हें देखकर खुशी हुई। अफसोस है कि तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं ऑफिस में नहीं था। मैं वीकेंड बिताने के लिए ब्राइटन गया हुआ था। वीजली बोला। मुझे ऑफिस में तुम्हारे बारे में पता चल गया था। उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा होगा। हाँ, अच्छा ही गुजरा, वो बोला। ब्लेंच तुरंत बोली। हाँ, ब्राइटन बहुत ही घटिया जगह है। तुम किसी अच्छे होटल में तो रुके थे ना? हाँ, रुका तो था, लेकिन कभी कभी परेशानी तो होती ही है। तभी ब्लेंच बोली। अरे, ये जूली कहाँ गई? जूली, जल्दी से यहाँ सफाई करो। जूली फटाफट वहाँ जाकर कांच के टुकड़े उठाने लगी। अचानक वीजली बोला। कुछ पीना पसंद करोगे ह्यू? आज की रात मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मुझे कुछ काम करना है। ओह, बेंटन बोला। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों को आज डिनर क्लब में ही खिलाऊंगा। मुझे विस्की दे दो थोड़ी, और मुझे ब्रांडी, ब्लेंच बोली। वीजली शराब की अलमारी की तरफ बढ़ गया। बेंटन फिर से बोला। देख लो वीजली, अगर इरादा बदल सकते हो तो। ब्लेंच भी बोली। तुम्हारा क्लब बहुत अच्छा है। हॉवर्ड, प्लीज़ चलो ना। नहीं, मैंने कहा ना मुझे काम है, हॉवर्ड बोला। तो फिर मैं तुम्हारे बिना ही चली जाऊंगी, ब्लेंच ने कहा। ठीक है, जाओ, वीजली बोला। तब तक वो 2 गिलास ले आया था। ब्लेंच ने उसके हाथ से ग्लास लिए और एक ग्लास बेंटन की तरफ बढ़ा दिया। बेंटन ने पहले उसकी उंगलियां सहलाई, फिर गिलास पकड़ा। फिर वो बोला। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। लेकिन मैं तुम्हारा क्लब देखना चाहती हूँ बेंटन। हॉवर्ड तो अब कहीं जाते ही नहीं। अच्छा ठीक है, अगर हॉवर्ड को कोई एतराज़ ना हो तो चलेंगे। तब तक जूली का काम निपट गया था। वो बाहर आ गई, लेकिन दरवाजे के पास ही ठिठक गई। अंदर बेंटन कह रहा था। अरे ब्लेंच, मुझे तुम्हारी सेफ देखने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने अभी स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। मुझे दिखाओगी नहीं तुम? मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ। ब्लेंच बड़ी ही शौकी से बोली। मुझे पता नहीं था कि तुम उसमें इतनी दिलचस्पी लोगे। ये वाकई बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। पता है, अभी मैंने इसमें जूली को बंद कर दिया था। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? वीजली जल्दी से बोला। सिर्फ मनोरंजन के लिए। मैं तो बस उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। वो बेवकूफ़ लड़की बेहोश हो गई, पता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल है, वीजली फिर से बोला। हाँ, होगा। जूली को तो कोई शिकायत नहीं, और वैसे भी अगर उसे मेरे मजाक पसंद नहीं है तो वो नौकरी छोड़कर जा सकती है। बेंटन बोला। आजकल नौकरानियां बहुत कम मिलती हैं, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। मैं सब जानती हूँ। वो खूबसूरत है और सेक्सी है, इसीलिए तुम दोनों उसका फेवर ले रहे हो। और हद तो ये है कि हॉवर्ड ने पिछली रात उसके साथ ही गुजारी है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बेंटन बोला। ये सब क्या कह रही हो ब्लेंच? छोड़ो ये सब। ब्लेंच हंसते हुए बोली। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि कुछ हुआ ही होगा। हॉवर्ड अब लड़कियों का पीछा करने के काबिल नहीं, लेकिन जूली तो उसका पीछा कर ही सकती है। वीजली तीखे स्वर में बोला। क्या इस विषय को बदला नहीं जा सकता ब्लेंच? ये बकवास मैं पहले भी सुन चुका हूँ। बेंटन भी जल्दी से बोला। अरे चलो, हम सेफ के बारे में बात कर रहे थे ना, वही बात करते हैं। मुझे दिखाओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। ब्लेंच मुस्कुराई और बोली। चलो, आज तुम्हें सेफ दिखा ही देती हूँ। जूली ने अब वहाँ रुकना बेकार समझा। इससे बढ़िया मौका उसे और कभी नहीं मिल सकता था। वो फुर्ती से ब्लेंच के कमरे में पहुंची और एक बड़ी सी खिड़की के पर्दे के पीछे छिप गई। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और कमरे में प्रकाश हो गया। दोनों पर्दों के बीच की दरार में से जूली कमरे का दृश्य देखने लगी। ब्लेंच और बेंटन सामने वाली दीवार के पास खड़े थे। वीजली उनसे दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। ब्लेंच बोली। सेफ इस दीवार के पीछे छिपी हुई है। ये दीवार एक स्प्रिंग को छूते ही खुल जाती है। ये आविष्कार हॉवर्ड ने किया था, लेकिन ये स्प्रिंग तब तक काम नहीं करता जब तक एक छिपे हुए पॉइंटर में एक खास नंबर डायल नहीं किया जाता। मैं तुम्हें वो पॉइंटर दिखाती हूँ। वीजली बोला।
अरे पहले अलार्म तो बंद कर दो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अगर अलार्म को बंद किए बिना पॉइंटर को हाथ लगा दिया जाए तो यहाँ पलक झपकते ही पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर उसने बेड के सिरहाने के नीचे हाथ डालकर एक स्विच दबाया। जूली को हल्की सी खट की आवाज़ भी सुनाई दी। लो, अब हो गया अलार्म बंद। ब्लेंच फिर से बेंटन के पास आते हुए बोली। ओह, तो इसी तरह से तुमने बहुत सारे चोरों को पकड़ा है। बेंटन उसे बाहों में लेते हुए बोला। ब्लेंच ने चौंक कर वीजली की तरफ देखा जो निश्चल बैठा हुआ था। वो मुस्कुराई और उसने अपना चेहरा थोड़ा आगे कर दिया ताकि बेंटन उसे किस कर सके। जूली ने मन ही मन कहा, कैसे जानवर हैं ये लोग, वीजली के सामने ये सब कैसे कर पा रहे हैं। फिर ब्लेंच ने बेंटन को पीछे कर दिया और वीजली की तरफ उंगली उठाई। पॉइंटर यहाँ है, उसने कहा। फिर उसने दीवार का एक हिस्सा पकड़कर खींच दिया जो बाहर निकल आया। मैं नंबर 3 घुमाती हूँ, पैर से ये बटन दबाती हूँ और दरवाज़ा खुल जाता है। तभी दीवार हट गई और सेफ का चमकदार दरवाज़ा दिखाई देने लगा। स्टील के दरवाजे को छूने पर भी अलार्म बजता है। इस अलार्म को तुम बंद कर दोगे हॉवर्ड प्लीज़। वीजली खड़ा हो गया और ब्लेंच बेंटन की तरफ मुड़ी। इस अलार्म का स्विच बाथरूम में है और देखने में लाइट स्विच जैसा लगता है। जैसे ही वीजली बाथरूम में पहुंचा, बेंटन और ब्लेंच फिर से एक दूसरे की बाहों में समा गए। वो एक दूसरे में इस कदर खो गए कि वीजली के लौटने का भी उन्हें पता नहीं चला। जूली ने देखा, वापस आने के बाद वीजली की मुट्ठियां भिंच गई थीं। तो क्या उसे पता चल गया था कि वहाँ क्या हो रहा है? लेकिन ये तो संभव ही नहीं था। तभी ब्लेंच को महसूस हुआ कि उसका पति लौट आया है। वो बेंटन से अलग हो गई। वीजली सपाट स्वर में बोला, अलार्म बंद कर दिया है मैंने। ब्लेंच बोली, अब सेफ बंद कैसे हो जाती है ये हॉवर्ड तुम्हें बताएंगे बेंटन। उसका प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या तुमने सेफ खोल दी है? वीजली ने पूछा। ब्लेंच ने स्टील के दरवाजे के पास लगा हुआ एक बटन दबाया। एक हल्की सी आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। वीजली बोला, अगर कोई चोर यहाँ तक पहुँच भी जाए, हालांकि अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, तो वो सेफ में बंद हो सकता है। दीवार के एक तरफ एक बल्ब छिपा हुआ है जिसकी रोशनी सामने दीवार में लगे हुए ऑटो इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ती है। अगर कोई सेल और उस बल्ब के बीच में आ जाता है तो सेफ में हो रहे करंट में रुकावट आ जाती है। उससे ट्रायड बल्ब हरकत में आ जाता है और सेफ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बेंटन बोला, इसका मतलब है कि अगर मैं अंदर जाऊं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। हाँ, और अगर तुम्हें बाहर ना निकाला जाए तो तुम्हारा वहीं पर दम घुट जाएगा। तो फिर दरवाजे पर कंट्रोल कैसे होता है? सेल पर पड़ने वाली रोशनी को अगर बंद कर दिया जाए तो फिर दरवाज़ा बंद नहीं होता, वीजली ने बताया। लेकिन इस तरह की सेफ बनवाने की ज़रूरत क्या थी? इसे बनाने में तो तुम्हारा बहुत खर्च हुआ होगा। वीजली बोला, ये सिर्फ खिलौना नहीं है। मुझे बीमे की दर कम देनी पड़ती है। बीमा कंपनी वाले इससे बहुत प्रभावित हैं। इसमें रखे हुए सिर्फ परों का ही 30,000 पाउंड का बीमा करवाया गया है। फिर इसके अलावा ब्लेंच के जेवरात भी तो हैं। बेंटन बोला, ओह हाँ, मैंने बीमे की बात तो सोची ही नहीं थी। चलो खैर, सेफ मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद। ब्लेंच बोली, और अब हम तुम्हारे क्लब चलते हैं। फिर उसने सेफ में से एक फर का कोट निकाला और पहन लिया। हॉवर्ड, ज़रा प्लीज़ सेफ बंद कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा, हॉवर्ड बोला। जूली पर्दे की दरार से अलग हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो जूली ने फिर से कमरे में झांका। वीजली ने अपना चश्मा उतार दिया था और वो सेफ बंद कर रहा था। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधा ना हो। और अगले ही पल वो बोला, अब तुम बाहर आ सकती हो जूली। अध्याय 16। हॉवर्ड वीजली अपने स्टडी रूम में फायरप्लेस के सामने खड़ा था। सामने एक कुर्सी पर जूली बैठी थी। वो अभी तक इस सदमे से संभल नहीं पाई थी कि वीजली देख सकता था। वो बिना कोई बहाना किए खोई खोई सी उसके पीछे यहाँ तक चली आई थी। वीजली बोला, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना कि मेरी आंखें ठीक हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी ये बात किसी को पता ना चले, मेरी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इसका कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। अब बताओ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मन ही मन वो हैरानी में थी कि वीजली ने एक बार भी ये नहीं पूछा था कि वो पर्दे के पीछे क्या कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस रहस्य का भी फ़ायदा उठा सकती हूँ। वीजली ने कहा, थैंक यू जूली। अब तुम्हारे बारे में कुछ बातें हो जाएं। क्या तुम किसी मुश्किल में हो? जूली ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम यहाँ एक खास उद्देश्य से आई हो, है कि नहीं?
उद्देश्य? क्या मतलब? ये लो, इसे पढ़ो, ये कल ही आया है। उसने जेब से एक कागज़ निकाला और जूली को दे दिया। जूली हेवॉर्ट की हैंडराइटिंग पहचानती थी। उसे देखते ही वो सहम गई। हेवॉर्ट ने वीजली को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, श्रीमान, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। हैरी ग्लेब एक फर चोर है। जूली हॉलैंड और ग्लेब दोस्त हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके फर चोरी होने वाले हैं। आपका एक गुमनाम दोस्त। ओह, तो उस कमबख्त सैम हेवॉर्ट ने बदला ले ही लिया, जूली ने मन ही मन सोचा। वीजली बोला, क्या ये सच है कि तुम और ग्लेब फर चोरी करना चाहते हो? जूली के पास अब बचने का कोई तरीका नहीं था। उसने रुमाल निकाला और झूठे आंसू पोंछते हुए बोली, उन्होंने मुझे तेजाब की धमकी देकर इस काम के लिए तैयार किया है सर। तुम मुझे शुरू से सारी बातें बताओ। सबसे पहले ये कि यह पत्र किसने लिखा है? सर, सैम हेवॉर्ट ने। मैं उसके लिए काम करती थी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसी जगह काम करना मंजूर कर लिया था। फिर उसने कैफ़े में काम करने, हैरी से मुलाकात होने और अपने यहाँ आने तक की सारी कहानी कह सुनाई। थियो सहित कुछ भी नहीं छिपाया। अंत में वो बोली, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आकर सेफ देखने तक मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे क्या चाहते थे। जब मैं पीछे हटने लगी तो थियो मुझे धमकी देने आ गया था। वीजली मुस्कुराया और बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई रास्ता निकल आएगा। वक्त काफ़ी गुजर चुका है और मुझे भूख लगी है। तुम कुछ खाने का ऑर्डर देकर आओ। इसी बीच मैं इस समस्या पर सोचता हूँ। तुम भी पहले कुछ खा पी लो। अच्छा, वैसे क्या ग्लेब वही था जो उस दिन तुम्हारे साथ था? वो सर, मुझे पता नहीं था कि आप देख सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ कि उस दिन मैंने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। वीजली ज़ोर से हंसा। तुम उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी और जल्दी ही तुम इस तरह के बहुत से कपड़े पहनोगी, इस बार मेरे लिए। जूली बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो खड़ी होकर खाने के ऑर्डर के लिए रेस्टोरेंट में फ़ोन करने लगी। उसका सिर चकरा रहा था। अपने कमरे में जाकर उसने 2 घूंट विस्की पी और अपने ख्यालों को काबू में करके तेज़ी से बदलती परिस्थितियों पर सोच विचार करने लगी। जब खाना आ गया तो उसे लेकर वो वीजली के कमरे में गई। दोनों मेज़ के 2 तरफ आमने सामने बैठ गए। वीजली बोला, अच्छा हुआ इस घर में तुम आ गई जूली। मैं अकेला जीवन गुजार रहा था। वर्षों से मैंने किसी सुंदर लड़की के साथ खाना नहीं खाया था। जूली बुरी तरह से हैरान थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मतलब की बात पर आ जाएगा। वीजली फिर से बोला, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये बताओ कि तुम अच्छी ज़िंदगी किसे कहती हो? सर, खूब पैसा हो, अच्छे कपड़े हों, एक कार हो और महंगी जगहों पर घूमने को मिले, और क्या। वो हंसा और बोला, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। फिर वो उसके पिछले जीवन के बारे में पूछताछ करने लगा। खाना खत्म होने तक दोनों अच्छी तरह घुल मिल गए थे। फिर वो बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, हमें पुलिस को खबर करनी होगी। लेकिन ऐसा करने से तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम इस गिरोह से डरी हुई हो, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जूली। हम उनके लिए जाल बिछाएंगे और फिर जब वो पकड़े जाएंगे तो तुम सेफ हो जाओगी, और पुलिस की मदद के बिना ये संभव नहीं है। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर थियो बचकर निकल गया और उसने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तुम बुधवार को उनसे मिलो और उन्हें बताओ कि सेफ कैसे खुलती है। मैं तुम्हें और भी अच्छी तरह से समझा दूंगा और मैं पुलिस वालों से भी मिल लूँगा। हमें उनको रंगे हाथों पकड़ना है। हैरी ग्लेब को ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उसे फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पकड़े नहीं गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि पुलिस को मैंने खबर की है। अब इतनी हिम्मत तो करनी ही होगी जूली। तुम सिर्फ इसी तरह से खुद को बचा सकती हो। अब तुम सिर्फ इतना करो कि बस ऐसा दिखाती रहो जैसे कुछ नहीं हुआ है। बुधवार को ग्लेब से मिलो और उसे पूछो कि वो चोरी कब करना चाहता है। हम उसी दिन के लिए तैयारी कर लेंगे। जूली अभी भी चिंता में पड़ी चुपचाप बैठी थी। वीजली बोला, शायद तुम ये सोच रही हो कि बाद में तुम्हारा क्या होगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इजाज़त होगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 3 साल पहले मैं अंधा हो गया था। शादी से लेकर अब तक मुझे प्यार जैसी चीज़ नहीं मिली। अब जबकि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मैं सब कुछ बदल देना चाहता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुम्हारे जैसी औरत की ज़रूरत है। साफ कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जूली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपलक उसे देखती रही। देखो जूली, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा दे सकता हूँ।
तुम्हें अपना अलग घर दे सकता हूँ और खर्च के लिए 1000 पाउंड सालाना दे सकता हूँ। तुम मेरे इस ऑफर के बारे में सोच लो, अभी जल्दी नहीं है, उससे पहले हमें और भी बहुत कुछ करना है। जूली चुपचाप बैठी बस यही सोच रही थी कि ये सब शायद वो उसकी खामोशी की कीमत दे रहा है ताकि वो किसी को उसकी आंखों के बारे में ना बताए। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ, उसने कहा। कुछ मत कहो, इस बारे में सोचो। इस काम के बाद मैं तुमसे फिर बात करूँगा। अब जाओ, मुझे काम करना है। जूली चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अध्याय 17। होटल से रवाना होने के थोड़ी देर बाद तक तो हैरी बड़ी तरंग में रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि नीले रंग की एक शेवरले गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि उस गाड़ी में कौन हो सकता है। क्या वो मास्टर जोरो या उसका कोई साथी टोनी मिलर है, या फिर ज्वेलरी हाउस का कोई सिक्योरिटी गार्ड? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मिस मार्टिना के कमरे से आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया था। वहाँ से उसने अपना सूटकेस लिया था, फिर उसमें से कपड़े निकालकर उनको एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था और फिर सूटकेस में ज्वेलरी हाउस के मैनेजर से मिले बहुमूल्य आभूषणों वाले ब्रीफकेस को रख लिया था। फिर वो एक कार डीलर के पास पहुंचा था जहां से उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। कार को खरीदने के लिए वो पहले ही मिस मार्टिना के कमरे से उसके रुपए साफ कर चुका था। उसका विचार था कि तिलियास तक पहुंचने के लिए उसके पास अपनी कार होनी चाहिए। पता नहीं तिलियास में मिस रबेका से लेंसेज प्राप्त करने में कितना समय लगे। अगर उसके पास अपनी सवारी होगी तो वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। यहाँ से वापसी पर वो कार को औने पौने दामों में बेचकर वापस जा सकता था। अभी तक तो हैरी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ कि नीली शेवरले उसका पीछा कर रही है, उसकी खुशी हवा हो गई। इस बात को पक्का करने के लिए कि वो गाड़ी उसका पीछा कर ही रही है, उसने फैसला किया कि जहाँ कहीं भी हाईवे से निकलने का रास्ता दिखाई देगा और अगर वहाँ रेस्टोरेंट होगा तो वो गाड़ी उसकी तरफ मोड़ लेगा और वहाँ रुक जाएगा। इससे साफ पता चल जाएगा कि वो गाड़ी उसका पीछा कर रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। नीली शेवरले उसके पीछे हाईवे से उतर तो आई, लेकिन उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक नहीं आई, बल्कि सीधी सड़क पर आगे बढ़ती चली गई। ये देखकर उसने सुकून की सांस ली। फिर उसने रेस्टोरेंट में जाकर 2 लोगों जितना खाने का ऑर्डर दिया। स्वीट डिश भी उसने दुगनी मंगाई थी। इस समय वो अच्छी तरह से जश्न मनाना चाहता था। आखिरकार उसने मास्टर जोरो, टोनी मिलर, नीला और मिस मार्टिना को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों की कीमत के जेवर हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जब वो हाईवे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वही नीली गाड़ी एक बार फिर से उसके पीछे थी। उसने जल्दी ही इंटरनेशनल हाईवे छोड़ दिया और एक दूसरी सड़क पर सफ़र करने लगा। एक जगह पर उसे हैंसी मोटेल नाम का साइन दिखाई दिया तो उसने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। उस समय तक उसने नीली शेवरले से पीछा छुड़ा लिया था। लेकिन उस मोटेल में रात गुजारने के बाद जब अगले दिन सुबह नाश्ता करके वो फिर से हाईवे पर उतरा तो ये देखकर उसका दिल डूब सा गया कि नीली गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। मानो उसके ड्राइवर को यकीन था कि हैरी की कार वहाँ से ज़रूर ही गुजरेगी। नीली शेवरले पर नज़र पड़ने से पहले हैरी आसपास के सुंदर वातावरण में इतना तल्लीन था कि उसकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकराते टकराते बची, जो अचानक ही एक छोटी सड़क से निकलकर हाईवे पर आ गई थी। हैरी ने अपनी गाड़ी को तो दुर्घटना से बचा लिया, लेकिन दूसरी वाली गाड़ी सड़क पार करती हुई एक बिल्ली को कुचलते हुए तेजी से आगे निकल गई। उसके ड्राइवर ने बिल्ली को देखने के लिए रुकने तक का कष्ट नहीं किया। हैरी के मन में दया की भावना उभर आई। उसने एक तरफ ले जाकर अपनी गाड़ी रोकी और बिल्ली को उठाकर देखा। उसकी सांसें चल रही थीं। हैरी ने रास्ते में जानवरों के हॉस्पिटल का एक बोर्ड देखा था। उसने बिल्ली को वहां ले जाने का फैसला किया। जानवरों के प्रति उसके मन में सदा से दया की भावना थी। जब वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूँ, पालतू जानवरों के मालिकों के लिए उनकी मौत बड़ी कष्टदायक होती है। वैसे यहाँ से कुछ फरलांग की दूरी पर पालतू जानवरों का एक कब्रिस्तान है। अगर तुम चाहो तो अपनी बिल्ली को वहाँ दफन कर सकते हो। डॉक्टर ने मुर्दा बिल्ली को एक तौलिए में लपेटकर हैरी को थमा दिया। हैरी बिल्ली की लाश को लेकर बाहर निकल आया। रास्ते में वो एक स्टोर के सामने रुक गया। वो ज़रा सोच विचार करना चाहता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि अगर वो बिल्ली की लाश को हॉस्पिटल में ही छोड़ आता तो अच्छा था। डॉक्टर उसे हैरी की पालतू बिल्ली समझ रहा था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो बिल्ली को सम्मान के साथ कब्रिस्तान में दफन करके आएगा। अब उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस काम में कितना खर्च लगेगा। जब उसने अपने बटुए में देखा तो उसे रुपए कुछ कम लगे।
कुछ रुपए उसके सूटकेस में ब्रीफकेस के साथ रखे थे जो वो मार्टिना के कमरे से लेकर आया था। जब वो उसमें से कुछ रुपए निकालकर अपने बटुए में रखने लगा तो अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। फिलहाल उसे उस ब्रीफकेस को छिपाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो बिल्ली के साथ उस ब्रीफकेस को भी वहीं दफना देता, क्योंकि फिलहाल कोई उसके पीछे उस नीली गाड़ी में लगा हुआ था। और जब उसे ये यकीन हो जाता कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो वो वापस आकर अपना ब्रीफकेस निकाल कर ले जाता। ये विचार मन में आते ही वो मुस्कुरा दिया। जानवरों के उस कब्रिस्तान पर जो बोर्ड टंगा था उस पर नाम लिखा था वेटिंग रूम। ये एक प्राइवेट कब्रिस्तान था। वहाँ के मैनेजर का नाम था मिस्टर ओवन। हैरी ने उससे कहा, मैं अपनी बिल्ली को यहाँ दफनाना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है सर? मिस्टर ओवन ने पूछा। जी मैं मिस्टर हेरोल्ड हूँ। वैसे आपने अपने कब्रिस्तान का नाम वेटिंग रूम क्यों रखा है? बहुत से लोग मुझसे यही प्रश्न करते हैं मिस्टर हेरोल्ड। असल में ये नाम रखने के पीछे मतलब ये है कि ये कब्रिस्तान एक तरह का प्रतीक्षा गृह है, जहाँ पालतू जानवर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक दूसरे जहाँ में उनकी अपने मालिक से मुलाकात नहीं होती। अच्छा, आपकी बिल्ली का नाम क्या है सर? हैरी। और सर, आप ज़रूर अपनी बिल्ली के सिरहाने एक पत्थर भी लगवाना चाहेंगे जिस पर उसका नाम खुदा हो। सब लोग ये ज़रूर करते हैं। हाँ ज़रूर। तो ठीक है सर, मैं सारी चीज़ों की तैयारी करवा देता हूँ और आपको जितना खर्चा लगेगा उसकी रसीद भी बना देता हूँ। आपको कल तक इंतज़ार करना होगा। अगले दिन हैरी बिल्ली को दफनाने के लिए वेटिंग रूम पहुँचा। उसे बड़े ही सुंदरता से बनाए गए एक छोटे से ताबूत में लिटा दिया गया था। ये ताबूत पिछली रात को खुद हैरी ने ही पसंद किया था। मिस्टर ओवन बोला, मैं कुछ मिनट के लिए बाहर चला जाता हूँ ताकि आप एकांत में अपनी बिल्ली के अंतिम दर्शन कर सकें और अगर किसी तरह से अपने मन का बोझ हल्का करना चाहें तो वो भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ओवन। वैसे मैं कुछ और भी सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर आप मुझे ताबूत का ढक्कन बंद करने की आज्ञा दे दें। मैं खुद एकांत में ताबूत के ढक्कन में कीलें ठोक कर उसे बंद कर दूंगा। ओवन ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, आज तक तो किसी ने ऐसी फरमाइश मुझसे नहीं की, लेकिन ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरी ने 10 मिनट से भी कम समय में वो जेवरात बिल्ली के ताबूत में छिपा दिए। वो उनको पहले से ही एक वाटरप्रूफ थैली में रख कर लाया था। फिर कीलें ठोक कर उसने ढक्कन बंद कर दिया और तब तक ताबूत के साथ रहा जब तक उसे कब्र में उतार कर मिट्टी नहीं भर दी गई। कब्र पहले से ही कब्र खोदने वाले ने तैयार करके रखी थी। इस काम से निपटने के बाद अब वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कब्रिस्तान से निकलकर उसने एक रेस्टोरेंट में डटकर खाना खाया और फिर वापस उस मोटेल में चला गया जहां वो पिछली रात ठहरा था। अब उसका विचार था कि सुबह उठकर वो तिलियास के सफ़र पर निकल जाएगा। मोटेल में अपने कमरे में पहुंचकर उसने जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो एक आवाज़ ने उसका स्वागत किया, वेलकम मिस्टर हैरी। हैरी ऐसे उछला जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसके सामने टोनी मिलर बैठा था। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पीछे आया हूँ और क्या, लेकिन क्यों? ओहो हो, कितने भोले हो तुम हमें मार्टिना के कमरे में बेवकूफ़ बनाकर सारे के सारे जेवर ले उड़े और अब भोले बन रहे हो। हैरी ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, अरे तुम उस ब्रीफकेस की बात कर रहे हो? वहाँ स्टोर में जब मैं पहुँचा तो तभी तो वहाँ पुलिस आ गई थी, तो मैं तो ब्रीफकेस वहीं छोड़कर भाग आया था। झूठ मत बोलो हैरी, वहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी। तुम उस ब्रीफकेस को हमें उल्लू बनाकर ले उड़े थे। और बता देता हूँ, मैं ऐसे ही तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ फिर कैसे पीछा छोड़ोगे? 50-50, लूट के माल में से आधा हिस्सा चाहिए मुझे। मास्टर जोरो और नीला कहाँ पर हैं? हैरी ने पूछा। पुलिस कस्टडी में। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया। तुम्हें देखने के लिए मैं पहले ही मार्टिना के कमरे से निकल आया था। चलो अब फटाफट आधे गहने मुझे दो। हैरी मन ही मन जोड़ तोड़ करने लगा। वो जानता था कि टोनी जैसा मरियल दुबला पतला आदमी शारीरिक लड़ाई में हैरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए टोनी को कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि टोनी उसकी इस बात से ज़रा भी परेशान नहीं हुआ। उल्टे व्यंग्य से मुस्कुराते हुए वो बोला, ठीक है, मत दो, मैं चुपचाप यहाँ से वापस चला जाऊँगा और उसके बाद सीधे जेल जाकर मास्टर जोरो से मिलूँगा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मास्टर जोरो के दोस्त हर जगह पर मौजूद हैं। अगर एक बार
उन्हें साफ साफ तुम्हारा सुराग मिल जाए तो फिर तुम्हें ढूंढ लेने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, और फिर तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। हैरी ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया और कुर्सी पर लुढ़क गया। कुछ देर बाद सिर उठाकर बोला, अच्छा ऐसा करो, आज रात मुझे थोड़ा सोचने दो, कल मैं तुमसे मिलूंगा, तब तक हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है हैरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि मेरा कमरा इसी लाइन में आखिर वाला है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 20। अब हैरी ने टोनी से पीछा छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया। वो मार पिटाई या किसी की हत्या के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसी तरकीब सोच रहा था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। काफ़ी सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। अगर गहने उसके पास होते तो वो अभी यहाँ से निकल सकता था। हालांकि ऐसी स्थिति में दोबारा उसका पीछा शुरू हो जाता, लेकिन इस बीच वो कोई ना कोई तरकीब सोच ही लेता। कुछ करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। फिर अचानक वो उठकर बैठ गया। गहने अगर उसके पास नहीं थे तो इतनी ज़्यादा दूरी पर भी नहीं थे। वेटिंग रूम नाम का वो कब्रिस्तान उसके मोटेल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वो पैदल भी वहाँ जा सकता था और अभी की अभी गहने निकाल कर यहाँ से फरार हो सकता था। दिमाग में ये विचार आने की देर थी कि उसने तुरंत इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद वो फोल्ड होने वाला एक छोटा सा बेलचा बगल में दबाए कब्रिस्तान की तरफ चला जा रहा था। ये एक उमस भरी रात थी और चांद भी बादलों की ओट में छिपा हुआ था, यानी उसे किसी के देखे जाने का भी खतरा नहीं था। इसलिए वो अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके अंदर घुसकर कुछ ही कदम चलने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया था और अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अपने बिल्ले की कब्र को कैसे तलाश करे। कुछ देर तक खुद को कोसने के बाद आखिर उसने भाग्य के भरोसे एक तरफ चलना शुरू कर दिया। जिधर उसका मन करता वो उधर मुड़ जाता था। अपने हर एक कदम को वो गिनता जा रहा था और याद रखने की कोशिश कर रहा था कि कितने कदम चलकर किस तरफ मुड़ता था। कुछ देर यूं ही भटकने के बाद अचानक वो किसी नरम सी चीज़ से टकरा गया। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल पड़ी। इसी के साथ ही वो नरम चीज़ भी चिल्ला उठी और फिर वहाँ पर टॉर्च की मध्यम सी रोशनी फैल गई। ये टॉर्च उस नरम चीज़ ने जलाई थी। हैरी ने तुरंत ही उस आदमी को पहचान लिया। ये कब्र खोदने वाला गोरकन था। वो जोर से गुर्राते हुए बोला, "एई, कौन हो तुम?" घबराहट में हैरी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गोरकन फिर से बोला, "अच्छा, तुम जानवरों के कफन चोर हो। यहाँ ऐसे लोग अक्सर आते रहते हैं और वो सारे के सारे मानसिक रोगी होते हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। चलो, आज तुम्हारा भी वही हाल होगा।" पुलिस का नाम सुनते ही हैरी अंदर तक कांप गया। "अरे भाई देखो, मैं यहाँ किसी कब्र वब्र से कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मैं तो बस वैसे ही टहलते टहलते यहाँ आ गया था। लेकिन तुम तो यहाँ कब्रें खोदने का काम करते हो ना, तो तुम यहाँ रात के समय क्या कर रहे हो?" "मैं यहीं पर रहता हूँ," वो आदमी बोला। "यहाँ इन कब्रों के बीच रहते हो?" "नहीं, मेरी झोंपड़ी कब्रिस्तान के पिछले भाग में है। कभी कभी जब मुझे नींद नहीं आती तो चहलकदमी के लिए इधर उधर निकल जाता हूँ।" हैरी तुरंत बोला, "हाँ वही तो, मैं भी यहीं पास में ठहरा हुआ हूँ। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो टहलते टहलते बस यहाँ तक चला आया। अच्छा, मैं चलता हूँ।" "अरे रुक जाओ मिस्टर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ बातों के जवाब देने होंगे। जब कोई आदमी टहलने के लिए निकलता है तो वो यूं ही कब्रिस्तान में नहीं घुस जाता। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था। तो साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए थे?" "अरे मैंने कहा ना भाई, मैं गलती से यहाँ घुस गया था। मैं तो बस टहलने निकला था।" "अच्छा बेटा, टहलने निकला था, बगल में बेलचा दबाकर? पागल समझा है मुझे? चल, मैं तुझे टहला के लाता हूँ।" इतना कहकर गोरकन ने उसकी बाँह पकड़ ली और उसे एक तरफ को धकेल कर ले जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद हैरी वहाँ के शेरिफ के सामने सिकड़ा सिमटा बैठा था। शेरिफ के कमरे में कब्रिस्तान का मालिक ओवन और गोरकन भी थे। दोनों कड़ी निगाहों से हैरी को घूर रहे थे। हैरी यहाँ तेज़ रोशनी में गोरकन को ठीक से देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। गोरकन की उम्र 70 साल से कम कतई नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। तो इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती होगी कि ये जानवरों के लिए कब्रें खोदता होगा, हैरी सोच रहा था। हालांकि ये बात ठीक थी कि जानवरों के लिए खोदी जाने वाली कब्रें काफ़ी छोटी होती थीं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे सूखे सड़े और बूढ़े व्यक्ति के लिए उनको खोदना भी कुछ कम हैरानी भरा नहीं था।
ज़रूर उसे और कोई काम नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए वो ये नौकरी कर रहा था। तभी शेरिफ ने हैरी को घूरते हुए कहा, बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जी, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? हैरी ने पूछा। ठीक है, कर लो, लेकिन 50 सेंट देने पड़ेंगे। 50 सेंट? पब्लिक फ़ोन से तो इससे आधे पैसों में बात हो जाती है। ये एक छोटा सा गांव है माय डियर, और हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए हर टाइम अपनी आमदनी बढ़ाने के स्रोतों पर नज़र रखनी पड़ती है, समझे? चलो। हैरी ने जल्दी से फ़ोन उठाया और लोकल डायरेक्टरी में से मोटेल का नंबर देखकर वहाँ पर फ़ोन मिलाया और टोनी से बात करने की इच्छा जाहिर की। फ़ोन पर टोनी के आते ही वो बोला, टोनी, मैं हैरी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है हेरोल्ड बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कमरे में मौजूद तीनों व्यक्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हैरी ने कुछ देर उधर से टोनी की बात सुनी और फिर बोला, तुम्हें मुझे जेल पहुंचाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं करीब करीब जेल में ही जाने वाला हूं। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी जमानत का इंतज़ाम करो। जुर्म? मुझे कफन चुराने के जुर्म में पकड़ा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ शेरिफ के ऑफिस में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अध्याय 21। वापस आते समय पूरे रास्ते टोनी हैरी को बुरा भला कहता रहा और उस पर लानतें भेजता रहा। मुझे यकीन नहीं होता हैरी कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहा हूँ। अबे तो मत देखना, आंखें बंद कर ले, हैरी ने गुस्से से कहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है हैरी कि तुम्हें जानवरों के कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदने और कफन चुराने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, टोनी ने झल्लाते हुए कहा। हैरी एक बार के लिए तो चुप हो गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि टोनी को पूरी बात बताए बिना उसके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मोटेल पहुंचने तक उसने टोनी को पूरी कहानी सुना दी। ओह, फिर तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो। तुम एक बार फिर से मुझे गच्चा देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, जैसे तुम खुद दूध के धुले हुए हो, हैरी ने कहा। मैं दूध का धुला नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हें मास्टर जोरो और पुलिस से तो बचा रहा हूँ, और तुम मुझे ही चकमा देने चले थे। इन हालातों में तो भविष्य में मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, हैरी बोला। टोनी जानता था कि यही सच्चाई थी। मोटेल पहुंचने के बाद उसने हैरी से कहा, हम दोनों की ही किस्मत एक दूसरे के साथ उलझी हुई है। सुबह तक सोचते हैं, शायद दोनों में से किसी के भी दिमाग में कोई तरकीब आ जाए। हैरी ने कंधे उचकाए और अपने कमरे में चला गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर टोनी ने हैरी से पूछा, कोई तरकीब आई दिमाग में? उस समय तक एक तरकीब हैरी को समझ में आ तो गई थी, लेकिन वो उसे टोनी के सामने बयान नहीं कर सकता था। तो भोली सी सूरत बनाकर बोला, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सूझा। मेरे ख्याल से थोड़ा इंतज़ार कर लेना ही उचित रहेगा, ताकि वो लोग रात वाली घटना को भूल जाएं, और हम लोग भी शाम तक सोचते हैं शायद कुछ बात दिमाग में आ जाए। टोनी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी कोई तरकीब समझ में नहीं आई, लेकिन वैसे हमें ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। उस कब्रिस्तान में लूटा हुआ सारा माल एकदम सेफ है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बैंक में हो सकता है। तो इंतज़ार करते हुए कोई और तरकीब सोचना ही बेहतर होगा। उससे अगर यहाँ पर फिर से कोई बात होती है तो इन लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। हैरी मुंह बिचकाते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान मेरी ही तरफ क्यों, तुम्हारी तरफ भी तो जा सकता है। टोनी बोला, मेरी बात और है। मुझे जासूसी नावल पढ़ने का बहुत शौक है, और मेरे पास ढेर सारी जासूसी किताबें हैं। इसी वजह से मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। मैं तो कोई ना कोई तरकीब सोचकर बच ही निकलूंगा। हैरी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने भले ही जासूसी नावल नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ, और उसका परिचय मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। कोई बात नहीं हैरी, तुम्हारा नंबर लगा था तो तुम करिश्मा दिखा गए, पर बेफिक्र रहो, मैं भी तुम्हें चमत्कार ही दिखाऊंगा, लेकिन वो समय आने पर। फ़िलहाल तो मेरा बस लूट के माल में से आधा हिस्सा लेने का इरादा है। मुझे ये गांव काफ़ी पसंद आया है, तो हो सकता है कि तुमसे लूट का आधा माल लेने के बाद मैं यहीं पर बस जाऊं, और इसीलिए नाश्ते के बाद मैं ज़रा यहाँ की लोकेशन देखने जाऊंगा। नाश्ते के तुरंत बाद टोनी लोकेशन देखने निकल गया। अच्छा मौका जानकर हैरी फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। वहाँ पर उसने गोरकन को एक नई कब्र खोदते हुए देखा। शायद किसी का मरा हुआ पालतू जानवर दफन होने के लिए आने वाला था। उसके पास जाकर हैरी ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में कहा, गुड मॉर्निंग। गोरकन ने सिर उठाकर उसको देखा और फिर माथे से पसीना पहुँचते हुए बोला, तुम बड़े ही ढीठ आदमी हो, इस बार दिन दहाड़े ही धंधा करने आ गए। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई थी, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। गोरकन बड़े ही आराम से बोला, गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई होगी।
कि कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। हैरी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उससे इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करना जारी रखा और कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने गोरकन से हल्की फुल्की दोस्ती गांठ ही ली। अब दोनों आराम से घास पर बैठे हुए बतिया रहे थे। हैरी ने बड़े ही कैजुअल तरीके से उससे पूछा, और सुनाओ, कितने समय से इस इलाके में हो? मेरा तो सारा जीवन यहीं बीता है, गोरकन बोला। ओह, तो रिटायर कब होगे? रिटायर? अबे तुम पागल हो क्या? हम जैसे लोगों के जीवन में रिटायरमेंट का क्या सवाल है भला? अगर मैं 2 वक्त रोटी खाना चाहता हूँ तो मुझे जिंदगी भर ये काम जारी रखना ही पड़ेगा। ओह, तो अलग से थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? और वो भी ऐसा पैसा जिस पर तुम्हें सरकार को टैक्स भी ना देना पड़े। गोरकन ने मुंह बिचकाया और बोला, एक्स्ट्रा पैसा? अरे भाई, कुछ तो लिहाज करो। मैं 75 साल का हूँ। अब इस उम्र में तुम मुझसे धोखाधड़ी का काम करवाना चाहते हो? अरे नहीं मेरे भाई, इसमें धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान काम है। तुमने पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा होगा। ओह, ऐसा कितना पैसा देने वाले हो तुम मुझे? हैरी ने मन ही मन अंदाज़ा लगाया और फिर बोला, मैं तुम्हें $2000 दे सकता हूँ। गोरकन की आंखें फट पड़ने को हो गईं। कुछ पलों तक वो एकटक उसे घूरता रहा, फिर बोला, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या राष्ट्रपति की हत्या करनी होगी? अरे नहीं नहीं, काम बहुत ही आसान है। ये जो तुम सामने कब्र देख रहे हो ना, जिसमें कल मैंने अपनी बिल्ली को दफनाया था। हाँ, देख रहा हूँ। तो क्या करना है उसका? बूढ़े ने पूछा। वो दरअसल बात यह है भाई कि कल मैंने अपनी एक चीज़ बिल्ली के साथ ही दफन कर दी थी, लेकिन अब मैं उसे वापस प्राप्त करना चाहता हूँ। कल भी मैं इसीलिए यहाँ आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। ओह, तो तुम ये चाहते हो कि मैं कब्र खोद कर वो चीज़ निकाल कर तुम्हें दे दूँ? गोरकन ने पूछा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं निकालना, मैं खुद ही निकाल लूँगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आज रात को जब मैं इस काम के लिए यहाँ आऊँ तो काम करने में मुझे कोई परेशानी ना हो। गोरकन ने ठोड़ी खुजाते हुए कहा, वो ज़रूर कोई बहुत ही कीमती चीज़ होगी जो तुम मुझे $2000 दे रहे हो। $2000 दे रहे हो? हैरी जल्दी से बोला। अरे नहीं, वो तो बस मेरे लिए। असलियत तो ये है कि वैसे उसका कोई मूल्य नहीं है। मुझे बस उससे भावनात्मक लगाव है। असल में मेरी माँ ने एक बिल्ली पाली हुई थी। उसको उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि वो उसके प्रेम में पागल थी। लेकिन एक दिन वो बिल्ली कहीं चली गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। उसके जाने के बाद मेरी माँ बहुत ही उदास रहने लगी। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो उस बिल्ली के खाने पीने के बर्तन इस तरह से कॉर्नर पर सजा कर रखती थी जैसे वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हों। और फिर इसी तरह एक दिन मेरी माँ स्वर्ग से धार गई। उसके जाने के बाद मैंने भी उन बर्तनों को बहुत संभाल कर रखा। और पता है कल क्या हुआ? मैं सफ़र पर निकला हुआ था और रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखाई दी सड़क पर, और उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये बिल्कुल हूबहू उस बिल्ली की जेरोक्स कॉपी थी जो मेरी माँ ने पाली हुई थी। मैं उसे पकड़ने के लिए अपनी कार से उतर ही रहा था कि एक दूसरी कार उसे टक्कर मारकर चली गई और वो बिल्ली मर गई। उसे ऐसे अपनी आंखों के सामने मरता देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे वो बिल्ली नहीं, मेरी माँ दुर्घटनाग्रस्त होकर मेरी आंखों के सामने मर गई है। मैं उसे दफनाने के लिए यहाँ लेकर आया, और क्योंकि मैं अपनी माँ के उन बर्तनों को हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ, तो उस वक्त भी वो बर्तन मेरे ही पास थे। तो मुझे लगा कि अपनी माँ की याद में मुझे उन बर्तनों को भी उस प्यारी बिल्ली के साथ दफना देना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बर्तन मेरी माँ की आखिरी निशानी थे और मुझे उनको दफनाना नहीं चाहिए था, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें वापस निकाल लूँ और अपने घर में फिर से वैसे ही सजा कर रख दूँ जैसे मेरी माँ रखती थी। बस इतनी सी ही कहानी है मेरी। इतना कहकर हैरी खामोश हो गया, और जब उसने कनखियों से देखा तो पाया कि बूढ़ा गोरकन अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। एक पल बाद वो बोला, वो बर्तन तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि तुम उनके लिए $2000 खर्च करने के लिए तैयार हो? हाँ, तो ठीक है, तुम आधी रात को यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारे लिए बिल्ली की कब्र को खोद कर खुली रखूँगा, गोरकन ने कहा। हैरी खड़े होते हुए बोला, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो और बहुत ही भले और दयालु। तुम्हारे ही जैसे लोगों से ये दुनिया चल रही है। खैर, अभी मैं चलता हूँ, रात को आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मन ही मन बल्लियों उछलता हुआ हैरी
कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। पूरी दोपहर वो इधर उधर भटकता रहा। इंतजार की घड़ियां उससे काटे नहीं कट रही थीं। शाम को वो एक पिक्चर हॉल में जाकर बैठ गया और उसने यूं ही एक पिक्चर देख ली। शाम ढले जब हैरी मोटेल पहुंचा तो उसने देखा कि टोनी की गाड़ी वहां पर नहीं थी। वो शंका में पड़कर सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ गया हो सकता है। तभी उसे टोनी की कार मोटेल में दाखिल होती दिखाई दी। गाड़ी से उतरते हुए टोनी बोला, कैसा बीता तुम्हारा दिन हैरी? मेरा तो बहुत ही अच्छा बीता। मैंने अपने रहने के लिए यहाँ पर एक कोठी का भी चयन कर लिया है और साथ ही एक दुकान भी देख ली है जो मेरी किताबों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और हाँ, मैंने एक रेस्टोरेंट भी ढूंढ लिया है जहाँ पर इस वाले से ज़्यादा बेहतर खाना मिलता है। तो क्यों ना आज रात का खाना हम वहीं खाएं? हैरी ने उसकी बात मान ली और दोनों ने वहां जाकर खाना खाया। वापस लौटने के बाद टोनी जमाई लेते हुए बोला, मेरे तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो एस्प्रिन की गोलियां खाकर सो जाऊंगा। हैरी मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और टोनी के सो जाने का इंतजार करने लगा। आधी रात के करीब उसने वो बैग उठाया जो उसने पहले से ही तैयार करके रख लिया था और फिर सावधानी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बड़ी ही सावधानी से अपनी कार स्टार्ट करके 5 ही मिनट बाद वो कब्रिस्तान जा पहुंचा। आज वो फ्लैश लाइट साथ लेकर आया था, इसलिए उसे बिल्ली की कब्र तक पहुंचने में ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। जब वो वहां पहुंचा तो उसे ये देखकर और भी संतोष हुआ कि कब्र के निकट ही ताज़ा खुदी हुई मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। इसका मतलब था कि गोरकन ने अपना वादा निभाया था। वो लपक कर मिट्टी के ढेर के नज़दीक पहुंचा और उसने कब्र में झांका। ताबूत वहीं पर मौजूद था। उसके ऊपर एक छोटे से पत्थर के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा दबा हुआ था। हैरी ने उस कागज़ को उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी लाजवाब थी। अगर जिंदगी में भविष्य में कभी तुमसे मुलाकात हुई तो मैं भी तुम्हें इसी तरह की एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से मैंने व्हाइट हाउस खरीदा था और फिर एक किसान को बेच दिया था। पत्र में कोई नाम या साइन नहीं था, लेकिन ये अनुमान लगाने में हैरी को ज़रा भी परेशानी नहीं हुई कि वो मरियल बूढ़ा उसे गच्चा दे गया था। अध्याय 22। बड़ी ही सुस्त गति से कार चलाते हुए वो वापस मोटेल पहुंचा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लूट का माल हाथ से निकल जाने के बारे में वो टोनी को क्या सफाई देगा, और इससे भी गंभीर समस्या ये थी कि अब वो टोनी से पीछा छुड़ाएगा कैसे। हैरी को पूरा यकीन था कि अब टोनी स्थायी रूप से उसके लिए एक सिरदर्द साबित होगा, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से भागने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मरे हुए कदमों से वो गाड़ी से उतरा और उसने टोनी का दरवाज़ा खटखटाया। टोनी ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। अरे तुम इस टाइम? क्या मुसीबत आ पड़ी है ऐसी? हैरी ने और भी मरे स्वर में कहा। जिस बैंक में हमने पैसा रखा था वो दिवालिया हो गया। टोनी ने एक पल उसे घूरा, फिर एक तरफ हटते हुए बोला, अंदर आकर बैठो और मुझे पूरी बात बताओ। हैरी ने गोरकन का छोड़ा हुआ वो पत्र उसके हाथ में थमा दिया। टोनी ने उसे पढ़ा और बोला, इसका क्या मतलब है? हैरी ने पूरी कहानी उसे सुना दी। टोनी बुरी तरह से भड़कते हुए बोला, ओफो हैरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तुम एक बार फिर से मुझे धोखा देने के चक्कर में थे, फिर से सारा माल अकेले हड़प करना चाहते थे। अब देख लो क्या हुआ। तुम्हारे मन में खोट था ना, उसी का नतीजा है ये। वो सूखा सड़ा मरियल सा आदमी सारा माल लेकर फरार हो गया। अब हमें उसे तलाश करना होगा। लेकिन कैसे तलाश करेंगे? हैरी ने पूछा। तुम सुबह से ही उसे ढूंढने का काम शुरू कर दो। सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाओ और ये देखो कि वो अपनी डाक वगैरह भिजवाने के लिए अपना कोई एड्रेस छोड़कर गया है कि नहीं, और फिर पोस्ट ऑफिस से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। और तुम इस बीच क्या करोगे? हैरी ने पूछा। अरे तुम्हें कल बताया तो था कि मुझे यहाँ एक मकान और एक दुकान मिल गई है। उसी के बारे में प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है मुझे। मैं कल उसे टाइम देकर आया था। लेकिन जब तुम्हें लूट के माल में से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो तुम मकान या दुकान लेकर क्या करोगे? देखो, मकान की मुझे इतनी परवाह नहीं है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन वो दुकान बहुत ही मौके की है। मेरे पास किताबों के ढेर हैं। मैं उन्हें वहाँ रखकर दुकान चालू करूँगा। प्रॉपर्टी डीलर को एडवांस देने के लिए मेरे पास काफ़ी रुपए हैं, इसलिए मैं उस दुकान को तो नहीं छोड़ने वाला। ठीक है टोनी, तुम अपना काम करो, मैं बाकी काम संभालता हूँ। शायद शाम तक मैं उसे ढूंढ निकालूँ। और एक बात याद रखना हैरी, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो सारा माल फिर से खुद हड़प करने की कोशिश में मत लग जाना। उसमें से आधा मेरा ही है और मैं लेकर रहूँगा। हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर हैरी अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब वो तैयार होकर नाश्ते के लिए निकला तो टोनी की कार वहाँ पर नहीं थी।
इसका मतलब था कि वो सुबह सुबह ही चला गया था। हैरी जब नाश्ता करके कब्रिस्तान पहुंचा तो मिस्टर ओवन का ऑफिस खुला नहीं था। उसने सोचा कि इंतज़ार का ये समय बिल्ली की कब्र पर जाकर बिताया जाए। वो सोच रहा था कि कब्र से जो मिट्टी निकाली गई थी उसे दोबारा से कब्र में कौन भरेगा। गोरकन तो जा चुका था, तो शायद ये कष्ट मिस्टर ओवन को ही करना पड़ेगा। लेकिन जब वो कब्र के नज़दीक पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां पर गोरकन मौजूद था, जो खुदी हुई कब्र में दोबारा मिट्टी डाल रहा था। हैरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, जो हमेशा करता हूँ वही कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ? लेकिन तुम तो चले गए थे ना। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ भाई? एक तो मैं इस बिल्ली को दफन करते और कब्र से निकालते निकालते थकने लगा हूँ। मैंने उस आदमी के लिए जो कुछ किया उसके बदले में वो कमबख्त कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि कब्र में मिट्टी खुद ही भर जाता। हैरी की समझ में कुछ नहीं आया। वो बेचैनी से बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमने किसके लिए काम किया और कब? अरे पिछली रात को तुमने मुझे जो काम बताया था वही तो किया था मैंने। हैरी तुरंत बोला, मैं भी तो तुमसे पिछली रात की ही बात करने आया हूँ। मेरा माल कहाँ है? गोरकन ने अपना बेलचा एक तरफ रख दिया और बोला, हम दोनों की ही समझ में एक दूसरे की बात नहीं आ रही है। आओ ज़रा आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे तुमसे हिसाब भी करना है। हैरी ने जेब से वो कागज़ निकाला और उसे थमा दिया। ये देखो, इससे सिद्ध होता है कि माल तुमने निकाला है। गोरकन ने उस पत्र को पढ़ा और बोला, मैंने ये नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? अरे ये उसी चूहे के बच्चे ने लिखा होगा। उसने ये लिखकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। गोरकन सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोला। हैरी का सिर जोर जोर से चक्कर खा रहा था। उसके लिए ये फैसला करना कठिन था कि उसका ब्लड प्रेशर घट रहा था या बढ़ रहा था। तुम किस चूहे की बात कर रहे हो गोरकन? अरे वही तुम्हारा भाई, और कौन? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अच्छा, तो फिर वो कौन था? कहानी तो उसने वही सुनाई थी जो तुमने सुनाई थी। उसने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए तुमने उसको भेजा है अपनी जगह पर वो बिल्ली के बर्तन लेने के लिए। हैरी का सिर अब और तेजी से घूमने लगा। वो समझ गया कि ये ज़रूर टोनी था जो उसका भाई होने का दावा करके गोरकन को धोखा दे गया था। इसका मतलब था कि कल जब हैरी उस बूढ़े को अपनी माँ और उस बिल्ली की कहानी सुना रहा था तो टोनी यहीं आसपास ही छुपा था। दूसरी तरफ बूढ़ा कह रहा था, कल रात अंधेरा होते ही मैंने कब्र के आसपास टहलना शुरू कर दिया था कि कहीं तुम मुझे चक्कर देकर खुद ही कब्र खोदकर बर्तन निकाल कर ना ले जाओ और मेरे पैसे दिए बिना ही भाग जाओ। लेकिन तुम तो आए नहीं, तुम्हारा भाई आ गया। और ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी उस बर्तनों वाली कहानी पर यकीन कर लिया था। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी बेहुदा कहानी कभी नहीं सुनी। मुझे पता था कि ताबूत में बर्तनों से कहीं ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है और मैं उसमें से अपना हिस्सा ज़रूर लेकर रहूँगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे उस भाई को कह दिया था कि या तो मेरा हिस्सा दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन वो तो आसानी से किसी से नहीं डरता और वो तुमसे ज़्यादा हट्टा कट्टा था, तो तुमने उससे अपना हिस्सा कैसे लिया? बूढ़ा गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये बेलचा किस लिए है? इससे मैं सिर्फ कब्रें थोड़ी खोदता हूँ। तो मैंने अपना हिस्सा वसूल करने के बाद ही उसे जाने दिया। ये देखो, ये जो अंगूठी मैंने पहनी हुई है ये उसी ने तो मुझे दी है और ये तो सिर्फ एक नमूना है। बाकी जेवर मैंने मिस्टर ओवन के पास अमानत के तौर पर रख दिए हैं। ठीक है भाई, तुम्हें जो भी मिला है उस पर तुम्हारा ही हक है। जाओ ऐश करो। हैरी एक गहरी सांस लेकर उठा और वापस अपने मोटेल आ गया। वो जानता था कि चिड़िया उड़ चुकी है और अब उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो उसने अपना बैग उठाया और मोटेल छोड़कर वो भी अपनी नई मंजिल की तरफ चल दिया। उसकी नई मंजिल थी मिस रबेका। रबेका से उसे कॉन्टैक्ट लेंस प्राप्त करने थे। वो अभी मोटेल से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसकी गाड़ी का इंजन घर घर करके बंद हो गया। वो नीचे उतरकर इंजन चेक कर ही रहा था कि उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हे, क्या हुआ? क्या गाड़ी खराब हो गई? हैरी ने आवाज़ की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मर्सिडीज़ की स्टीयरिंग के सामने बैठी थी और हैरी से सवाल पूछ रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तिलियास तक लिफ्ट दे सकती हूँ। अब हैरी की गाड़ी तो खराब हो चुकी थी और इतनी सुंदर लड़की उसे लिफ्ट की पेशकश कर रही थी तो वो भला कैसे ना मानता। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस नहीं, मिसेस ग्रेटा। असल में मिसेस ग्रेटा, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे वाकई में ही तिलियास तक ही जाना है। तो ठीक है, आओ मेरी कार में बैठ जाओ। रास्ते में कोई वर्कशॉप आएगी
तो तुम्हारी कार के बारे में उसे बता देंगे। वो गाड़ी को ठीक करके उसे तिलियास तुम्हारे पास पहुंचा देगा। औरत ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और हैरी तुरंत अंदर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए औरत बोली, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो तुम अमेरिकन हो शायद। जी हाँ, मैं अमेरिका से ही आया हूँ। क्या घूमने फिरने? जी नहीं, काम की तलाश में। कैसा काम? वो मैंने सुना है कि तिलियास के नज़दीक खुदाई करने वाले विशेषज्ञ टीम के इंचार्ज डॉक्टर सैंडो को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पुरानी भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो। लड़की चौंकते हुए बोली, ओह, उन्हीं डॉक्टर सैंडो की तो पत्नी हूं मैं, मिसेस ग्रेटा। हैरी आश्चर्य में पड़ गया। इस हसीन संयोग पर वो बस चमत्कृत हो रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर। क्या मतलब? किस बात पर यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? यही मिसेस ग्रेटा कि मैं इतना किस्मत वाला भी हो सकता हूँ। असल में कई दिनों से मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, लेकिन आज एक साथ दो बातें ऐसी हुईं जो मेरे सौभाग्य का कारण बन रही हैं। पहली बात तो ये कि आपके जैसी हसीन और सुंदर लड़की से मेरी मुलाकात हुई, और दूसरी बात ये कि संयोग से आप उसी व्यक्ति की पत्नी निकली जिससे मिलने के लिए मैं घर से जा रहा था। अच्छा, तुम कौन कौन सी भाषाएं समझ सकते हो? ग्रेटा ने टॉपिक बदलते हुए कहा। वो किसी राह चलते आदमी को अपने साथ ज्यादा फ्री होने का मौका नहीं देना चाहती थी। जी, मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूँ, जैसे कि डेरामिक भाषा पर मुझे पूरा ज्ञान है, और साथ ही प्राचीन डबरानी भाषा का भी मैं एक्सपर्ट हूँ। ओह, तब तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सैंडो को वाकई में ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। इसका मतलब मुझे वहाँ काम मिल सकता है? अगर मैं सिफारिश करूँ तो। बात यह है मिस्टर हैरी कि डॉक्टर सैंडो ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका से एक ऐसा आदमी बुलवाया है जो इन भाषाओं का एक्सपर्ट है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है, तो हो सकता है तुम्हें वहाँ काम मिल जाए। डॉक्टर सैंडो अपनी टीम में किसी अजनबी आदमी को शामिल नहीं करते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। लेकिन मैं भी तो आपके लिए अजनबी हूँ मैडम, आप मेरी सिफारिश क्यों करेंगी? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छे लगे हो, ग्रेटा बोली। हैरी जानता था कि उसकी शानदार पर्सनैलिटी को देखकर लड़कियों का अक्सर उसके प्रति यही व्यवहार होता था। हैरी खुद भी सुंदर लड़कियों का रसिया था। थोड़ी ही देर में वो ग्रेटा से इस तरह घुल मिल गया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। करीब 2 घंटे बाद वे लोग उस जगह पर पहुंचे जहां खुदाई का काम चल रहा था। वहां एक तरफ टेंट लगे हुए थे और उनसे थोड़ा हटकर कुछ कच्ची बिल्डिंग्स थीं। उनसे थोड़ा आगे खंडर थे जहां खुदाई हो रही थी। ग्रेटा ने कच्ची बिल्डिंग्स के नज़दीक गाड़ी रोक ली। हैरी को नीचे उतारते हुए वो बोली, डॉक्टर सैंडो इस समय खुदाई की निगरानी कर रहे होंगे, तुम चाहो तो उनसे वहीं मिल सकते हो, और उन्हें बता देना कि तुम्हें मैंने भेजा है। ये कहकर वो कच्ची बिल्डिंग्स की तरफ मुड़ गई और हैरी उधर चला गया जहां खुदाई हो रही थी। अध्याय 23। हैरी जब वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां करीब 50 आदमी काम कर रहे थे। उसमें से 6 अमेरिकन थे जो काम की निगरानी कर रहे थे, और बाकी लोकल मजदूर थे जो कुदालें और फावड़े चला रहे थे। वहां उसने डॉक्टर सैंडो को अपना परिचय दिया और डॉक्टर उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। उसका ऑफिस उन्हीं कच्ची बिल्डिंग्स में से एक में बना हुआ था जहां पर ग्रेटा उसे छोड़कर गई थी। उन बिल्डिंग्स में से 2-3 को ये लोग ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते थे और बाकी में सब लोग रहते थे। ऑफिस में पहुंचकर हैरी ने देखा कि मेज़ पर खुदाई से मिली बहुत सारी चीज़ें रखी थीं। मिट्टी के टूटे बर्तन, पत्थर और घास के टुकड़े। कुछ चीज़ों पर चित्रकारी बनी हुई थी। आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है? डॉक्टर सैंडो ने उसे सवाल किया। हैरी ने बता दिया। डॉक्टर सैंडो चित्रकारी वाले बर्तनों को उठाकर उन पर चित्रित भाषा पर हैरी के साथ विचार विमर्श करने लगा। हैरी किसी एक्सपर्ट की ही तरह उसकी बातों का जवाब देता रहा। उसने अपना अब तक का समय यूं ही बर्बाद नहीं किया था। शिक्षा प्राप्त करते समय उसे मृत भाषाओं को सीखने का बहुत शौक था और उसने कुछ भाषाएं सीखी भी थीं। आज वही नॉलेज उसके काम आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर सैंडो को अपनी नॉलेज से प्रभावित करने में सफल हो गया। ठीक है मिस्टर हैरी,
मुझे खुशी है कि आप यहाँ अपनी सेवाओं से हमें लाभ देने के लिए चले आए हैं। अब ऐसा कीजिए कि आप इस साथ वाले कमरे में चले जाइए। वहाँ पर मिस रेबेका आपको मिलेंगी, वो भी इन भाषाओं की जानकार हैं। अब आप दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। मुझे किसी काम से थोड़ी देर कहीं जाना है। आने के बाद मैं रेबेका को आपके बारे में बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ये कहते हुए हैरी उठ गया। उस कमरे से निकलकर जब वो रेबेका वाले कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कुराहट थी। आखिरकार इतने संघर्ष के बाद वो रेबेका तक पहुंच ही गया था। उसने मुस्कुराते हुए ही उसे अपना परिचय दिया और जल्दी ही दोनों आपस में घुल मिल गए। रेबेका मेज़ पर रखी चीज़ों को उठा उठाकर या इशारा कर करके हैरी को उनके बारे में बताने लगी। साथ ही वो उसे उसके काम के बारे में भी बता रही थी कि उसे क्या करना है। हैरी बड़े ही ध्यान से और दिलचस्पी से उसकी बातें सुनता रहा। वो अपने आप को मिस रेबेका से भी ज़्यादा सभ्य दिखाने पर तुला था। थोड़ी ही देर बाद रेबेका अपने स्टूल से उठकर उस कमरे के दूसरे कोने में चली गई। उसने स्प्रे वाला डिब्बा उठाया जिससे कॉन्टैक्ट लेंसों को साफ किया जाता है। हैरी अपनी जगह पर बैठा उसी की तरफ देख रहा था। रेबेका आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकालकर उन पर स्प्रे करने लगी और उनको सुखाने के बाद उसने दोबारा उन्हें अपनी आंखों में लगा लिया। फिर वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। ये तुम क्या कर रही थी? हैरी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। रेबेका बोली, मैंने आंखों में जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं उन्हें साफ कर रही थी। लेकिन तुमने ये कॉन्टैक्ट लेंस क्यों लगा रखे हैं? क्या तुम्हारी आईसाइट वीक है या फिर वैसे ही? मेरी आईसाइट वीक है, लेकिन तुम्हें उनको बार बार साफ क्यों करना पड़ता है? असल में मैं जब से यहाँ आई हूँ यही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। धूल मिट्टी के कारण मुझे कॉन्टैक्ट लेंस को बार बार साफ करना पड़ता है। ओह, तो इससे पहले तुम कहाँ थीं? न्यूयॉर्क में। क्या वहाँ पर ऐसा नहीं होता था? मुझे इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगाए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। दिन में कई कई बार इनको साफ करना पड़ता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने धुंध सी छा गई हो। मकड़ी के जालों की तरह लकीरें दिखाई देने लगती हैं। मुझे डाउट है कि ऑप्टिशियन ने गलत नंबर के लेंस लगा दिए हैं। बहरहाल जो भी हो, अब वापस जाकर इनको फिर से चेक करवाऊंगी। हैरी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों के इस कैंप में बिजली की रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। इस कमी को पेट्रोमैक्स लैंपों के द्वारा पूरा किया जा रहा था। हैरी के रहने और सोने का इंतज़ाम जिस कमरे में किया गया उसमें पहले से ही रैंडल नाम का एक अमेरिकन रह रहा था। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया ही था कि रेबेका वहाँ आई और बोली, चलो तुम्हें टिब्रिस की सैर करा कर लाऊं। टिब्रिस? ये कहाँ है? यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है। वहाँ एक छोटा सा नाइट क्लब है, वहीं चलते हैं। क्या तुम रोज़ाना वहाँ जाती हो? अरे नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज पहली बार जा रही हूँ। हाँ, 1 साल पहले जब यहाँ खुदाई शुरू हुई थी तब मैं उस समय भी यहीं थी, तब कभी कभी वहाँ जाया करती थी। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? कोई सवारी वगैरह का इंतज़ाम है क्या? हाँ है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर सैंडो से एक गाड़ी ले ली है जो उस समय तक मेरे इस्तेमाल में रहेगी जब तक मैं यहाँ हूँ, रेबेका ने कहा। ठीक है, तो चलते हैं। दोनों बाहर निकल आए। मकान के पिछली तरफ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थीं। रेबेका एक मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। हैरी को पता नहीं क्यों ये एहसास होने लगा कि कोई और गाड़ी भी उनके पीछे आ रही है, लेकिन गहरे अंधेरे के कारण उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अगर उनके पीछे कोई गाड़ी थी भी तो उसने निश्चय ही अपनी लाइटें बंद करके रखी थीं। थोड़ी ही देर में वो हाईवे पर पहुंच गए जहां काफ़ी ट्रैफिक था। वहां भी हैरी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, लेकिन अब उनके पीछे कई गाड़ियां थीं और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनका पीछा करने वाली गाड़ी कौन सी थी। रेबेका ने अचानक सवाल किया, तुम ये बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? ओह, शायद रास्ता याद रखने की कोशिश कर रहे हो। वो हाँ 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 हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ ना, इसलिए। अरे बेफिक्र रहो, अगर तुम अकेले भी आए तो रास्ते में खोओगे नहीं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। इसी तरह की बातें करते हुए वो टिब्रिस पहुँच गए। ये पुरानी तर्ज का एक कस्बा था। तंग सी सड़कें और पुरानी इमारतें,
लेकिन यहाँ बिजली की रोशनी का इंतजाम था। जिस बिल्डिंग के सामने रेबेका ने गाड़ी रोकी, उसके ऊपर सैमसन एंड सैमसन का नियॉन साइन जगमगा रहा था। वो दोनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए और उन्होंने अपने लिए शैंपेन का ऑर्डर किया। सामने ही स्टेज था जिस पर कैबरे डांस चल रहा था। 11 बजे के करीब जब वो वहां से उठने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक भारी भरकम आदमी उनकी मेज के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। उसने अरबी कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से उसकी बाहर को निकली हुई तोंद साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर जितना बड़ा था, सिर उतना ही छोटा था और अजीब सा लग रहा था। हैरी को घूरते हुए वो बोला, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो तुम हैरी ग्लेब हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता, हैरी ने कहा। मैं इस क्लब का मालिक हूं, कैमरॉन कफ़ी। मुझसे क्या चाहते हो? हैरी ने पूछा। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में आने का कष्ट करोगे? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हैरी ने उलझी हुई निगाहों से रेबेका की तरफ देखा। रेबेका उसकी निगाहों का अर्थ समझकर उठ खड़ी हुई तो कैमरॉन जल्दी से बोला, नहीं मिस, आप यहीं बैठी रहिए प्लीज़। हमें सिर्फ हैरी से काम है। कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगा, आप यहीं इंतज़ार कीजिए। हैरी अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए उसके पीछे चल दिया। उसे हैरत हो रही थी कि यहाँ उसे जानने वाला कहाँ से आ गया। वो तो इस जगह पर पहली बार आया है, और फिर उसे मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो एक अलग कमरे में मुझे ले जा रहा है। जिस कमरे में वो घुसे वो एक छोटा सा कमरा था। सामने मेज़ पर कुछ कागजात बिखरे थे और एक फूलदान रखा था जिसमें प्लास्टिक के फूल लगे थे। मेज़ के दाईं तरफ वाली दीवार में एक दरवाज़ा था जिस पर मोटा पर्दा लटका था। अंदर दाखिल होते ही कैमरॉन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक कुर्सी की तरफ संकेत करते हुए बोला, बैठो हैरी। फिर खुद भी बैठते हुए वो बोला, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का मकसद जान सकता हूँ? हैरी ने लापरवाही से कंधे हिलाते हुए कहा, यही सवाल मुझसे एक पुलिस वाले ने भी किया था, लेकिन यहाँ पर किसी विदेशी का आना निषेध तो नहीं है ना? मुझसे बहस मत करो हैरी, सिर्फ अपने आने का उद्देश्य बताओ। हैरी बोला, मुझे लगता है कि यहाँ अमेरिकियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता होगा, क्योंकि इस देश का अस्तित्व ही अमेरिका के दम से है। अमेरिका यहाँ के लोगों के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है, और उसके बाद भी यहाँ के लोग अमेरिकन्स को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। क्यों? कैमरॉन बड़े ही तेवर के साथ बोला, अमेरिका अगर इजराइल की सहायता करता है तो हम पर कोई एहसान नहीं करता। उसमें अमेरिका का खुद का भी फायदा है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने में हम यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम लोग अमेरिका से अपनी सारी संपत्ति समेट कर निकल जाएं तो पता भी है अमेरिका का क्या हश्र होगा। देखो कैमरॉन, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। बस ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ठीक है, साफ साफ ही कहता हूँ, इस लड़की से दूर रहो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल शाम से पहले पहले यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया बांध कर चलते फिरते नजर आओ। लेकिन क्यों? हैरी ने पूछा। इसलिए कि वो लड़की हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें बस कल शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर होगा, हमारे ऊपर नहीं। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? हैरी ने पूछा। कैमरॉन ने टेबल पर लगा एक बटन दबा दिया और कुछ ही सेकंड बाद भीतरी दरवाजे पर टंगा बाहरी पर्दा हिला और एक लंबे चौड़े आदमी ने अंदर प्रवेश किया। वो देखने में किसी दैत्य के जैसा दिख रहा था। उसके ऊपरी शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और सिर अंडे के छिलके की तरह था। आंखों में अंगारों जैसी सुर्खी थी। कैमरॉन ने उसे कहा, डेविड, मिस्टर हैरी को बता दो कि हम अपने निर्देशों पर किस तरह से अमल कराते हैं। दैत्य के आकार का डेविड नपे तुले कदम उठाता हैरी की तरफ बढ़ने लगा। पलक झपकते ही हैरी पूरी परिस्थिति को भांप चुका था। वो जरा भी घबराया नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से भिड़ने की उसे आदत थी। वो बड़ी ही फुर्ती से अपनी कुर्सी से कलाबाजी खाते हुए उछला और कुछ ही पलों की उठापटक के बाद कैमरॉन और डेविड कमरे के फर्श पर धूल चाटते हुए नजर आ रहे थे। हैरी कैमरॉन को एक और किक लगाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया है और वो बस उससे हैरी के ऊपर फायर करने ही वाला था
कि हैरी ने फुर्ती से दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसे भागते देख कैमरॉन ने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को सीधा करके उसके ऊपर फायर झोंक दिया, लेकिन ये फायर क्योंकि जल्दबाजी में किया गया था, इसलिए गोली सही निशाने पर ना लगकर दीवार में जा लगी। हैरी तब तक दरवाजे से बाहर निकल चुका था। हॉल में पहुंचकर वो उसी दिशा में दौड़ा जहां वो रेबेका को छोड़कर गया था, लेकिन मेज खाली थी और रेबेका गायब थी। फायरिंग की आवाज़ और हैरी के दौड़ने के कारण पूरे हॉल में खलबली सी मच गई। हैरी लोगों को धकेलता हुआ मेन गेट की तरफ लपका। कैमरॉन और डेविड भी चीखते चिल्लाते हुए ऑफिस से बाहर आ चुके थे। डेविड लोगों को धकेलता हुआ हैरी के पीछे था, लेकिन इस बीच हैरी दरवाजे तक पहुंच चुका था और बाहर की तरफ छलांग लगाते हुए उसने अपने पीछे एक झटके के साथ पलटकर दरवाजे को बंद कर दिया। हैरी तेजी से भागते हुए एक अंधेरी गली में घुस गया। उसे अपने पीछे आते भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पास पीछे पलटकर देखने का समय नहीं था। वो उस अंधेरी गली में जल्दी से जल्दी अंधेरे का ही एक हिस्सा बन जाना चाहता था। अध्याय 23। हैरी ग्लेब तिलियास के खंडरों तक किस तरह पहुंचा, ये एक अलग दास्तान थी। उसने अपने कमरे में जाने के बजाय रात का बाकी हिस्सा उन खंडरों में छिपकर गुजार दिया था। उसका दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। कई तरह के सवाल उसके दिमाग में कुलबुला रहे थे। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि रेबेका नाइट क्लब से कहाँ चली गई थी। क्या उसका अपहरण कर लिया गया था? और अगर वाकई ऐसा था तो इस समय वो कहाँ हो सकती थी? कैंप में सब लोग जानते थे कि वो उसी के साथ बाहर गई थी, तो इसका मतलब था कि सुबह होते ही सबसे पहले उसी से पूछताछ की जाएगी। उसके दिमाग में दूसरा सवाल ये था कि कैमरॉन उसे कैसे जानता था और वो उसे वहाँ से भगा देना क्यों चाहता था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि रेबेका यहूदियों के लिए बहुत महत्व रखती थी। तो ये महत्व किस कारण से था? क्या उन कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से जो रेबेका की आंखों में लगे हुए थे? और अगर ऐसा था तो उन लेंसेज में ऐसा क्या था जिसके लिए सब लोग यूं पगलाए जा रहे थे? यहाँ पर ये यहूदी और वहाँ पर विमेंस लिबरेशन फ्रंट की स्टेला माइक, जिसने इतना खर्चा करके हैरी को यहाँ भेजा था। हैरी का यह भी विचार था कि कैमरॉन उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगा। वो उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता था और इस तरह से हैरी को पुलिस की हिरासत में डलवाकर उसे रेबेका से दूर रख सकता था। लेकिन उसका ये विचार गलत निकला। दिन चढ़ चुका था और धूप फैल रही थी। लोकल मजदूर हर दिन की तरह अपना काम शुरू कर चुके थे। हैरी ने अपने छिपने की जगह से बाहर झांका। उसे वहाँ पर कोई भी असामान्य बात दिखाई नहीं दी। साइट पर और कैंप में हर तरफ शांति छाई हुई थी। कुछ देर तक और वो वहीं दुबका रहा, फिर उठकर कैंप की तरफ चल पड़ा। वो अभी वहाँ से कुछ कदम दूर ही था कि ऑफिस वाले कमरे से रेबेका को निकलते देख वो उछल पड़ा। तेज तेज कदम उठाता वो उसके पास पहुंचा। रेबेका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे रात को नाइट क्लब से कहाँ गायब हो गए थे तुम? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, हैरी ने उसे घूरते हुए कहा। लो, ये भी खूब रही। तुम ही तो मुझे छोड़कर अपने किसी दोस्त के साथ चले गए थे। दोस्त? कैसा दोस्त? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा हैरी कि कैसा दोस्त। मुझे तो तुम्हारे कैमरॉन के ऑफिस में जाने के बाद एक मैसेज मिला था कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ ऑफिस के पिछले दरवाजे से बाहर चले गए हो और इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार ना करूं। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त था जिसके लिए तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चले गए? हैरी के होठों पर एक हल्की सी रहस्य भरी मुस्कान दौड़ गई। वो बात बनाते हुए बोला, ओ अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रात में अचानक ही मेरा एक पुराना दोस्त मुझे कैमरॉन के ऑफिस में मिल गया था। अब जाकर उसने मुझे छोड़ा है। असल में हैरी नाइट क्लब की घटना के बारे में रेबेका को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसने ये कहानी गढ़ी थी। अच्छा, तुम सीधी यहीं चली आई थी? कोई और बात तो नहीं हुई थी? और क्या बात होती हैरी, मैं तो सीधी घर आई थी। ओह, और अब कहाँ जा रही हो? मैं साइट पर जा रही हूँ, तुम ऑफिस में अपना काम संभालो। रेबेका चली गई और उसके जाने के बाद हैरी ने कैंप की गतिविधि पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दिया। वो कुछ अनहोनी घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे कैमरॉन द्वारा भेजी गई पुलिस का भी इंतज़ार था, क्योंकि उसके विचार से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर करने वाला था।
और दोपहर तक उसे उस गड़बड़ी का एहसास हो ही गया। उसने देखा कि कैंप में 2 लोगों की बढ़ोतरी हो चुकी थी। उनमें से एक तो खुदाई करने वाला मजदूर था और दूसरा एक क्लर्क था। उसे उन दोनों यहूदियों की गतिविधि रहस्यमयी दिखाई दी थी। शायद कैमरॉन ने पुलिस में रिपोर्ट न करके हैरी से अपने तौर पर निपटने के लिए अपने 2 आदमी उस कैंप में भेज दिए थे। हैरी हमेशा से ही लड़ाई झगड़ों से बचकर रहने वाला आदमी था। जब तक परिस्थितियां उसे मजबूर ना कर दें तब तक ना तो वो पीठ दिखाकर भागता था और ना ही किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा करता था। अब वो यहाँ आया था तो उसे हर हाल में वो कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए थे। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। उस कमरे में रहने वाला अमेरिकन रैंडल वहाँ मौजूद नहीं था। वो सुबह से ही नासिरा गया हुआ था। हैरी कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक दूसरे कमरे में कदमों की आहट सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने अभी तक अपने कमरे की लाइट नहीं जलाई थी। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और दरवाज़ा बंद करके दीवार के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि उस दीवार के दूसरी तरफ रबेका का कमरा था। उस दीवार में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से रोशनी दिखाई दे रही थी। हैरी ने एक कुर्सी वहाँ रखी और उस पर चढ़कर रोशनदान से दूसरे कमरे में झांकने लगा। मेज़ पर पेट्रोमैक्स लैंप जल रहा था और उसकी रोशनी में रबेका और उसकी साथी लड़की उसे साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर उनको देखने के बाद हैरी नीचे उतर आया। अब वो ये योजना बनाने लगा कि कॉन्टैक्ट लेंस किस तरह से प्राप्त किए जाएं। 12 बजे के करीब रैंडल कमरे में आ गया। उस समय हैरी अपने बिस्तर पर लेटा रबेका के बारे में ही सोच रहा था। रैंडल बुरी तरह से शराब के नशे में धुत था। वो आते ही बकबक करने लगा और थोड़ी देर बाद अपने बिस्तर पर लुढ़क कर खर्राटे भरने लगा। अध्याय 24। अचानक हुए एक फायर से हैरी की आंख खुल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एक औरत की चीख भी सुनाई दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर सोया होगा। बदहवासी की हालत में उठकर वो तेजी से बाहर भागा। चीख एक बार फिर से सुनाई दी। बाहर उसने देखा पूरे कैंप में हंगामा सा मचा हुआ था। हर आदमी चीख चीख कर एक दूसरे से पूछ रहा था कि क्या हुआ है। तभी चीख एक बार फिर से आई और उसे अंदाजा हुआ कि वो उस जगह से आ रही थी जहां पर खुदाई हो रही थी। वो तेजी से उधर ही दौड़ लिया। एक दूसरा आदमी भी उसके पीछे पीछे था। अभी वो खुदाई वाली जगह से करीब 50 गज की दूरी पर थे कि एक फायर की आवाज़ गूंज उठी। वो दोनों ही बिना डरे दौड़ते रहे और जहां खुदाई हो रही थी उस गड्ढे में उतर गए। गड्ढे के दूसरी तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे में गड्ढे के अंदर दौड़ता हैरी अचानक किसी चीज़ से टकराकर मुंह के बल गिरा। उसने संभलते हुए पलटकर उस चीज़ को टटोला तो वो बुरी तरह से कांप गया। ये किसी औरत का शरीर था। वो जोर से चिल्लाया, अरे सब लोग इधर आओ, यहाँ ज़मीन पर कोई औरत पड़ी है। तब तक बाकी लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। सबसे आगे थे डॉक्टर सैंडो। उन्होंने हाथ में एक तेज़ टॉर्च पकड़ी हुई थी। जब टॉर्च की रोशनी में उस शरीर को सीधा किया गया तो उसका चेहरा देखते ही हैरी बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो लड़की रबेका थी। उसके सिर में गोली लगी थी और उसकी सांसों की डोरी टूट चुकी थी। डॉक्टर सैंडो जोर से चिल्लाए, चारों तरफ दौड़ो और हत्यारे को तलाश करो। लेकिन हत्यारा रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए रेगिस्तान की तरफ फरार होने में सफल हो गया था। हैरी चुपचाप वहीं खड़ा था। उसे तो अब अपनी ही चिंता सता रही थी क्योंकि उसका काम अब और भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर सैंडो ने अपने सहायक क्लाइव को नासिरा जाकर इस हत्या की सूचना देने को कहा और क्लाइव तुरंत चला गया। 1 घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कैंप के सभी लोगों को वहां इकट्ठा किया और जब उनकी गिनती की गई तो पता लगा कि 2 आदमी गायब थे। ये दोनों वही थे जिनको आज दिन में ही भर्ती किया गया था, एक नया मजदूर और एक क्लर्क। वो दोनों लोकल यहूदी थे। अब हैरी को ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई कि वो दोनों यहूदी रबेका को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने उसे गोली मार दी। ये रात का अंतिम पहर चल रहा था। पुलिस रबेका की लाश को नासिरा ले गई। लाश के साथ ही हैरी और डॉक्टर सैंडो का सहायक क्लाइव भी गए। पुलिस स्टेशन पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को मॉर्ग भिजवा दिया गया। हैरी क्लाइव के साथ वापस कैंप की तरफ चल पड़ा। कार क्लाइव चला रहा था। उसने हैरी की तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम क्या करोगे? क्या मतलब? हैरी चौंका। मेरा मतलब है कि रबेका तो मर गई, अब वो कॉन्टैक्ट लेंस कैसे प्राप्त करोगे? हैरी के पूरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। तुम स्टेला माइक के आदमी हो क्या? नहीं, क्लाइव ने कहा। तो फिर? तुम शायद नकाब पोश को भूल गए हो। ओह, तो तुम सैम हैवॉर्ड के आदमी हो, हैरी ने तुक्का मारते हुए कहा। क्लाइव एकदम से गड़बड़ा गया। हाँ, नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो?
लेकिन अब तो उससे गलती हो चुकी थी। हैरी के मन में जो आशंका थी उसकी पुष्टि हो चुकी थी। वो गुस्से से बोला, मैं उसी सैम हेवर्ट की बात कर रहा हूँ जो एक छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक होकर फिल्मी अंदाज में बड़ा बदमाश बनने की कोशिश कर रहा है। क्लाइव ने कहा, वो सब छोड़ो, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम इजराइल तो 6-7 दिन पहले पहुंच गए थे। इस बीच ये 4-5 दिन कहाँ गायब रहे? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? और अपने उस चूहे बॉस से भी कह देना कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जहाँ मेरा मन करेगा जाऊँगा और जहाँ मन करेगा रहूँगा। इसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। इससे अगली रात को ठीक 1 बजे हैरी अपने बिस्तर से उठा और छुपता छुपाता खंडर की तरफ चल दिया। वहाँ से घूमकर वो हाईवे पर पहुँच गया। उसकी मंजिल थी वो मॉर्ग, जहाँ रेबेका की लाश रखी थी और जिसकी आंखों में से उसे वो कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर लाने थे। तिलियास से नासिरा का फासला 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था और ये दूरी तय करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। शहर के नज़दीक पहुंचकर वो थोड़ा और सावधान हो गया। अंधेरी गलियों में घूमता घामता आखिरकार वो उस मॉर्ग तक पहुंच गया। म्यूनिसिपैलिटी का ये मॉर्ग एक मंजिला मकान में बनाया गया था, जिसके सामने एक छोटा सा दालान था। इसकी 4 दीवारी भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उस पर से कूदकर अंदर जाने में हैरी को ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। दबे कदमों से दालान को पार करने के बाद वो बरामदे के आखिरी सिरे पर बने इंचार्ज के ऑफिस के दूसरी तरफ चला गया। मॉर्ग का इंचार्ज लकड़ी की बेंच पर लेटा सो रहा था। उसके पास रखी मेज पर चाबियों का गुच्छा और कुछ दूसरे सामान रखे थे। हैरी कुछ पलों तक कमरे को ध्यान से देखता रहा, फिर अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा तार निकालकर मॉर्ग के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस तार से मॉर्ग का ताला खोलने में उसे बस कुछ ही सेकंड लगे। फुर्ती से अंदर घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर घुसते ही उसके शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई, क्योंकि हॉल का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कई पॉइंट नीचे था। इस हॉल के दोनों सिरों पर मध्यम नीली रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। 3 दीवारों के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी अलमारियां बनी हुई थीं। ये अलमारियां धरती की सतह से 6 फुट ऊंची थीं और बराबर फासलों पर ऊपर नीचे दराजों की तरह 2-2 फुट के खाने बने हुए थे। हर दराज की लंबाई अंदर की तरफ 8 फुट और ऊंचाई और चौड़ाई 3 फुट थी। दरवाजों को बाहर खींचने के लिए हैंडल भी लगे थे। कमरे की लाइट ऑन किए बिना अपनी जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर वो उसी की रोशनी में आगे बढ़ा। पूरे हॉल में सिर्फ 11 दराजें ऐसी थीं जिनमें लाशें थीं, बाकी दराजें खाली थीं। उन पर लगे नामों की लिस्ट को देखते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रेबेका के नाम वाली दराज को खींचकर उसने पूरा खोल दिया। कुछ पलों तक वो लाश को देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ के अंगूठे से रेबेका की आंख के पपोटे को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन रेबेका को मरे 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे और वैसे भी कमरे का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कई पॉइंट नीचे था, इसलिए उसका शरीर अकड़ चुका था और आंखों के पपोटे भी सख्ती से जम गए थे। तब उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च को लाश के ऊपर लिपटे कपड़े पर इस तरह से सेट कर दिया कि उसकी रोशनी रेबेका की आंखों पर पड़ती रहे। फिर उसने जेब से 2 छोटी चिमटियां और प्लास्टिक की एक थैली निकाली। चिमटे की नोक से उसने रेबेका की आंख के एक पपोटे को ऊपर उठाया और फिर उसे पकड़कर चिमटी की मदद से ही लेंस को बाहर निकाल लिया। इसी तरह से उसने दोनों लेंस निकालकर प्लास्टिक की उस छोटी थैली में डाल लिए। अभी वो उस थैली को अपनी जेब में रखने जा ही रहा था कि अचानक बाहर घंटी बजने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक गया। थैली उसके हाथ से छूट गई और पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। घंटी की आवाज़ के कुछ सेकंड बाद ही ऑफिस का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी को अपने ऊपर काबू पाने में कुछ सेकंड लगे। उसने जल्दी से अपने हाथ से छूटी थैली को उठाया और फिर अपनी टॉर्च भी उठाकर दराज को बंद कर दिया। कमरे के बाहर पक्के दालान में अब कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो 1 से अधिक आदमियों की थी। आने वालों के कदम बरामदे में आकर रुक गए। अब हैरी अपने छिपने के लिए किसी जगह की खोज में इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा, लेकिन वहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ वो दराजें थीं। हैरी ने सोच लिया कि वो उन्हीं में से एक दराज में छिप जाएगा, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक विचार और भी आया। अगर वो खाली दराजों में से किसी में छिपता और अगर वो लोग बाहर कोई नई लाश लेकर आए होते, तो हो सकता है कि वो वही दराज खोल लेते जिसमें हैरी छुपा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि वो ऐसी दराज में छिपेगा जिसमें पहले से ही एक लाश मौजूद हो। तभी हॉल के दरवाजे में चाबी घुमाई जाने की आवाज़ आई। हैरी ने जब तार से ताला खोलने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद किया था तो उसका ऑटोमेटिक लॉक खुद ही लग गया था। हैरी ने फुर्ती से एक दराज को बाहर खींचा और बिना कोई आवाज़ किए उसके अंदर सरक गया। 3 फुट चौड़ी और 3 फुट गहरी दराज में इतनी गुंजाइश थी कि वो लाश के साथ आसानी से उसमें समा गया। उसका सिर लाश के पैरों के निकट था।
उसने एक हाथ से दराज के अंदर लगे एक छोटे से हुक को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से छत पर दबाव डालकर दराज को बंद करने की कोशिश करने लगा। उसकी ये कोशिश सफल रही और दराज धीरे धीरे बंद होने लगी और ठीक उसी समय जब मॉर्ग का दरवाज़ा खुला, दराज बंद हो चुकी थी। फिर हॉल के अंदर कदमों की आवाज़ आई जो उसी की दराज के ठीक सामने आकर रुक गई। हैरी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसका पूरा ध्यान उन लोगों की बातें सुनने पर केंद्रित था। एक आवाज़ आई, टेरी, वो लाश कहाँ है जो कल रात तिलियास के खंडरों से यहाँ लाई गई थी? इसके बाद मॉर्ग के इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी जिसका नाम शायद टेरी था। जी, वो अमेरिकी लड़की? हाँ हाँ वही, वो तो दराज नंबर 17 में है। ठीक है, ये लोग उस लाश को लेने तेल अवीव से आए हैं। लेकिन कैप्टन, लाश तो सुबह ही जाएगी। नहीं, ये लोग सुबह तक नहीं रुक सकते, ये अभी लाश को लेकर जाएंगे। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। और सुनो टेरी, आज दिन में कोई इस लड़की की लाश के बारे में पूछने तो नहीं आया था? मुझे पता नहीं सर, मेरी ड्यूटी तो रात को 8 बजे से शुरू होती है। वैसे इस लड़की की लाश क्या इतनी इम्पोर्टेंट है सर, जो ये लोग रात को ऐसे लाश लेने आए हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम दराज खोलो और जो कहा जा रहा है वो करो। दराज खुल गई और रेबेका की लाश को स्ट्रेचर पर डाले जाने की आवाज़ें आने लगीं। हैरी के लिए ये रहस्योद्घाटन बहुत ही खौफनाक था कि रेबेका की लाश को इजरायली इंटेलिजेंस के एजेंट अपनी निगरानी में तेल अवीव ले जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि नाइट क्लब के मालिक कैमरॉन ने ठीक ही कहा था कि रेबेका यहूदियों के लिए बहुत महत्व रखती थी, न सिर्फ जिंदा बल्कि मुर्दा भी। उन लोगों को वहां से जाने में करीब 20 मिनट लगे। फिर हैरी को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ मिनट और वैसे ही लेटा रहा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है, तब उसने दराज की छत पर हाथ का दबाव डालकर उसे फिर से खोलना शुरू किया। पूरी दराज खुल जाने के बाद वो धीरे से बाहर निकला और उसे बंद करके अपने शरीर की अकड़ाहट को दूर करने के लिए थोड़ी देर हल्का सा योगाभ्यास किया। फिर उसने उस प्लास्टिक की थैली को अपनी जेब से निकाला जिसमें लेंस थे और अपना एक पैर ऊपर उठाया। धीरे से अपने एक जूते की एड़ी को घुमाकर उसने वहां बनी खाली जगह में उस थैली को सफाई से छुपा दिया। अब उसका सारा ध्यान मॉर्ग के बंद दरवाजे की तरफ था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज के नॉवल खाली हाथ का चौथा और आखिरी भाग।